नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो कोई सताए हमें बताए में। हमारा आज का मुद्दा है ड्रग्स का कहर, युवाओं में जहर। नशे का अंधेरा सपनों को निगल रहा है। युवाओं का सुनहरा भविष्य इस ड्रग्स के जहर से बर्बाद हो रहा है। आज की पीढ़ी जो कल देश का भविष्य है, वही इस काले कारोबार का सबसे बड़ा शिकार बन रही है। कभी दोस्तों के बहकावे में तो कभी चमक दमक के लालच में युवाओं की जिंदगी मौत के सौदे में तब्दील हो रही है। ड्रग्स सिर्फ एक नशा नहीं है, बल्कि रिश्तों को तोड़ने वाला, घरों को उजाड़ने वाला है, समाज को खोखला करने वाला एक खतरनाक हथियार है। तो सवाल यह है कि इस नशे के जाल में युवाओं को धकेलने वाले आखिर कौन है, कहां से आ रहा है ये जहर और कब रुकेगा ये कहर। ये कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, बल्कि हर उस माँ बाप के दर्द की है जिनके बच्चे नशे की गिरफ्त में जाकर बर्बाद हो रहे हैं। नशा एक ऐसा दलदल है जिसमें हर दिन हमारे युवा धंसते जा रहे हैं। सपनों की उड़ान भरने वाली पीढ़ी अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही इस अंधेरे में खो रही है। नशे की गिरफ्त एक ऐसा दलदल है जिसमें हर दिन आंकड़े सामने आ रहे हैं और इन आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। आपको यह भी बता दें कि कई सारे सवाल इस मुद्दे को लेकर खड़े होते हैं, लेकिन सवाल यह है कि वो लोग कौन हैं जो युवाओं को नशे की दुनिया में धकेल रहे हैं। क्यों युवा पढ़ाई और करियर की राह को छोड़कर इस जहर की गिरफ्त में आ गई है, और कब तक जिंदगी से खेलने वाला ये कारोबार यूं ही चलता रहेगा। कभी दोस्तों का दबाव, कभी मौज मस्ती का लालच, कभी सोशल मीडिया की चमक दमक, कभी उन सौदागरों का जाल जो नशे को फैशन बनाकर युवाओं की जिंदगी को मौत की ओर धकेल रहे हैं। ये कोई कहानी नहीं है जो आप सुन रहे हैं, ये उस सपने के बिखरने की दास्तान है जिसे हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए देखते हैं। ये उस उम्मीद के मिट जाने का सच है जो समाज और देश अपने नौजवानों से करता है। नाम राघव चतुर्वेदी है। और ये जो आजकल जो नशे की जो लत लग रही है लोगों को, ये बहुत गलत है। और इसका मैं तो बिल्कुल समर्थन नहीं करता। हालांकि मैं खुद एक युवा हूँ, और ये मैं समझता हूँ हमें तो स्कूल में भी सिखाया जाता था कि इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। जनरेशन को हर चीज़ बहुत जल्दी चाहिए और ये फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं। इच्छाएं बहुत ज़्यादा इनकी बढ़ चुकी हैं कि बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें आनी चाहिए और जल्दी जल्दी चीज़ें इन्हें मिल नहीं पाती। इस वजह से डिप्रेशन में आ जाते हैं और नशे की तरफ ये चले जाते हैं। एक बहुत बड़ा विषय है कि हाँ, ड्रग्स का कहर युवाओं में जहर, ये बिल्कुल जहर का काम कर रहा है युवाओं में, कि जो बिल्कुल युवा में जहर उसके खून में घोल रहा है, उसकी मानसिकता में घोल रहा है, हर प्रकार से उसके दिल और दिमाग में हर जगह उसका जहर बढ़ रहा है। उस नशे में पड़ने की जगह हम जैसे युवाओं को अपनी शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए, अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। अगर किसी ड्रग एडिक्ट के बारे में जानकारी देता है पुलिस प्रशासन को, तो पुलिस वाले कहते हैं कि भैया हम क्या करें। तो पुलिस वालों को ये समझना चाहिए, पेडलर्स और ड्रग्स वालों के खिलाफ एक ऐसी कार्रवाई करनी पड़ेगी कि ये दोबारा ड्रग्स को हिंदुस्तान में फैलाने की कोशिश ना करें। अगर कोई कहीं से ड्रग ला भी रहा है तो वो उस ड्रग को भी लाने का वो प्रयास बिल्कुल ना करें। बहुत बचना चाहिए। और जितने भी स्कूल कॉलेज के आसपास हैं, जितने यहाँ ड्रग्स का कारोबार भी होते हैं, ड्रग्स भी मिलती है, तो उन चीज़ों पर सरकार को, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। तभी ड्रग्स के सेवन से बचा जा सकता है। इन पर सरकार को भी पहल करनी पड़ेगी। सवाल यह है कि युवा क्यों बन रहे हैं ड्रग्स के शिकार, कौन है इस नशे के जाल का सौदागर, कब तक बर्बाद होगी आने वाली पीढ़ियां। ये वो तमाम सवाल है जो आज हम उठाएंगे, क्योंकि ये वो वक्त आ गया है जब हमें ड्रग्स को लेकर समाज को जागरूक करने की जरूरत है और सवाल पूछने की जरूरत है। कई सारे मेहमान हमारे साथ इस पर जुड़ गए हैं। वान्या आर्या हैं, काउंसलर हैं, डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, अपराजिता गौतम है, सोशल एक्टिविस्ट, एडवोकेट रेखा सिंह है, सामाजिक कार्यकर्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। वान्या, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी और मैं समझना चाहूंगी, जब हम ड्रग्स की बात करते हैं तो मैं इसे सिर्फ एमडीएम या कोकेन तक सीमित नहीं रखना चाहती हूँ। मैं ड्रग्स की लत या गलत चीज की लत को सिगरेट, वेप, अल्कोहल, लिकर, इन सबको एक नजरिए से देखती हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी बॉडी पर बहुत गंदा इम्पैक्ट छोड़कर जाती हैं। शायद उस समय वो बच्चे उसकी कल्पना नहीं कर पाते हैं,
लेकिन ये वो वक्त है उन बच्चों का जब वो अपनी जिंदगी के अगली पड़ाव पर जाएं, वो सोचे कि उन्हें समाज के लिए क्या करना है, उन्हें देश के लिए क्या करना है, उन्हें अपने लिए क्या करना है, उन्हें अपने माता पिता के लिए क्या करना है। लेकिन एक बार जो बच्चा इस जंजाल में फंस जाता है उसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वान्या, ऐसे केसेस क्यों आ रहे हैं? बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा कंचन जी। सबसे पहले इंडिया डेली के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज की डेट में जो हमारी युवा पीढ़ी है बहुत ही ज़्यादा एडिक्शंस में जा रही है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं कि एडिक्शंस हैं, तो इतनी एडिक्शंस क्यों आ रही है। उसका सबसे पहला और बड़ा रीज़न है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। जो भी रील्स जो है आजकल की, जो जेनजी जो है जो रील्स देखती है, जो पीयर प्रेशर जो क्रिएट होता है, कहीं ना कहीं वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रीजन है। बहुत सारे काउंसलिंग पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जहां पर या तो लो सेल्फ एस्टीम है। कई बार जीवन में ऐसा भी होता है कि हम अपनी प्रॉब्लम से भागते हैं, और प्रॉब्लम से भागने के लिए कहीं ना कहीं जो आज की जनरेशन है वो इन सब चीजों का जो है कहीं ना कहीं सहारा ले रही है। अब जब ऐसा होता है कि जब हमें किसी भी चीज के लाइफ में प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस नहीं मिलते हैं, तो समटाइम्स वी टेंड टू गो टू दोज थिंग्स जहां पर हमारा ब्रेन बिल्कुल ही वर्क करना बंद कर देता है। तीसरा बात, टू मेंटेन दी पीयर प्रेशर, टू मेंटेन दी सोसाइटियल प्रेशर। आज बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में ऐसी वान्या चीजें जी, हैं जहां पर ऐसे 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 कौन सा पीयर, ऐसा कौन सा दोस्त, ऐसा कौन सा समाज जो आपको गलत चीजों के लिए भ्रमित करता है? और डॉक्टर नितिशा, मुझे लगता है कि हमें समाज को जागरूक करने की जरूरत है कि जो आज उनको फैशन लग रहा है वो कल उनकी जान के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। मुझे बताइए कि क्यों आजकल की जो ये युवा पीढ़ी है वो इन चीजों में लिप्त हो रही है? क्यों ये युवा, आज आप देखिए, जहां उनके हाथों में कलम होनी चाहिए, कलम तो छोड़िए, उनके हाथों में सिगरेट होती है, अब तो वेप होता है। कई बच्चों को मैं देखती हूँ कॉलेज के बाहर, कॉलेज के जस्ट बाहर डॉक्टर नितिशा, वो कॉलेज जिसकी फीस लाखों में होती है, उसके बाहर या तो वो स्मोक करते हैं या तो वो वेप कर रहे होते हैं, कुछ लोग पार्किंग में शराब पी रहे होते हैं। ऐसा क्यों? वेयर आर वी हेडिंग टू एज अ सोसाइटी? थैंक यू कंचन जी, और सभी को राधे राधे, सभी को जय मां पीताम्बरा। मैं अभी एनसीआरबी की रिपोर्ट देख रही थी जो कि ये बोलती है कि हर दिन एक मौत सिर्फ नशे के कारण हो रही है, हर दिन एक बच्चा हॉस्पिटल पहुंच रहा है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक 13 साल से लेके 20 साल तक के जो युवा है वो नशे में से लिप्त है इस समय। वो ड्रग्स कोई भी हो, आप किसी भी तरह के ड्रग्स, सिगरेट, शराब, कुछ भी नाम लीजिए, लेकिन ऐसी ऐसी घटनाएं इस समय हो रही है जहाँ पे हमने बरनाला में देखा कि एक पिता को सिर्फ नशे से रोकने के कारण बच्चों ने उनकी हत्या कर दी, कुल्हाड़ी से मार के। तो ये जो ड्रग्स की ये जो बढ़ती जा रही है, इसके खिलाफ देखिए, यहाँ पे हम राजस्थान बॉर्डर की अगर बात करें, गुजरात बॉर्डर की बात करें, और जहाँ जितने पंजाब बॉर्डर, जो भी बॉर्डर से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, सबसे ज्यादा अगर रेशियो आप देखते हो तो बॉर्डर्स वाले जो प्रदेश है वहां पर देखने को मिलता है। हाँ, नोएडा, गाजियाबाद, यहाँ पर भी है, मेरठ में भी है, आप कहे तो बीकानेर में भी है, लेकिन जो बॉर्डर वाले जो एरियाज हैं, क्योंकि ड्रग्स की वो रुक ही नहीं रही है, ड्रग्स इधर से उधर कॉन्टिन्यूसली पहुंच रहा है, ये सबसे गलत हो रहा है। और मैं यही कहूंगी कि इसके लिए सरकार को बहुत कड़े नियम बनाने चाहिए कि बच्चों के हाथ में आज कॉपी किताब ना होते हुए वेव या सिगरेट या शराब की बोतलें। ये तो मैंने खुद देखा है, जैसे कि आप सही बोल रही हैं कि नोएडा में लड़कियां हो या लड़के, दोनों के हाथों में आज सिगरेट, शराब की बोतलें, मसाला, ये सब होते हैं। तो इसके खिलाफ पेरेंट्स को तो जागरूक होना चाहिए, समाज को तो होना चाहिए, लेकिन हमारी सरकार को भी कड़े नियम बनाने चाहिए। और नारकोटिक्स के जहां तक मुझे जानकारी है डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा, नारकोटिक्स का केस अगर किसी पर लगता है तो 6 महीने तो बेल ही नहीं होती है। बहुत स्ट्रिक्ट लॉज है नारकोटिक्स के। तो सरकार तो अपने काम कर रही है, लेकिन हाँ, मैं इस बात से इत्तेफाक जरूर रखती हूँ कि ये जो पेडलर्स होते हैं, जो ये पहुंचा रहे होते हैं लोगों तक, उनको ट्रेस करना, उनके साथ जो लोग जुड़े होते हैं उनको ट्रेस करना, वो आज भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। अपराजिता गौतम जी, एक बात बताइएगा, ये कैसे, ये जो पूरा नेक्सस है वो ऑपरेट करता होगा? ये कहाँ से लोग जुड़ते हैं, इनको पता कैसे होता है? हाल ही में हैदराबाद में कई ऐसी खबरें सामने आई है, कल ही आप देखिए अरेस्ट हुई हैं, फार्म हाउस में पार्टी चल रही थी। ये फार्म हाउस में कौन सी पार्टियां चलती हैं? बड़े बड़े बंगलोज में हाई प्रोफाइल एलीट क्लास पार्टी तो करता है, लेकिन उस पार्टी के नाम पर शराब,
और एक्सक्लूसिव लिकर, इंपोर्टेड लिकर, और वहां पर इस तरह के ड्रग्स भी पाए जाते हैं और उनको पकड़ा गया है। ये पहला ऐसा मामला नहीं है जो हैदराबाद से सामने आया है। कहीं पर हैदराबाद में हुआ होगा, कहीं किसी और स्टेट में चल रहा होगा, हम बात कर रहे हैं और अभी कोई और ड्रग्स ले रहा होगा। मैं ये समझना चाहती हूं, जिस देश में इतने सख्त कानून हैं ड्रग्स को लेकर, उस देश में एक फार्म हाउस की पार्टी में या किसी पार्टी में, रेव पार्टी में, ये पहुंचते कैसे हैं? सबसे पहले तो थैंक यू कंचन जी। मैं आपकी बात का जवाब दूंगी क्योंकि आपने हाई प्रोफाइल का पूछा है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दूंगी क्योंकि कुछ समय पहले जब हम लोग कुछ एक्टिविटी रन कर रहे थे तो हमारी नॉलेज में आया, द्वारका का अगर मैं एग्जांपल लूं, द्वारका में सेक्टर 3 में ओपनली ड्रग्स बिक रही है, शराब बिक रही है, क्योंकि उस टाइम पे प्रोटेस्ट चल रहा था। वहां के गांव की लोकल जो लेडीज थी वो एक शॉप के खिलाफ आवाज उठा रही थी क्योंकि वो शॉप स्कूल के बिल्कुल सामने थी। मतलब एक सड़क पार शराब बिक रही थी और सामने स्कूल था, और हम अपने लॉ को जानते हैं, 100 मीटर के दायरे पे कोई भी शराब की दुकानें, कोई भी ऐसे सामान नहीं बिकना चाहिए, चाहे सिगरेट, शराब, कुछ भी है। तो उस प्रोसेस में हमें ये पता चला कि उस एरिया में ड्रग पेडलर्स हैं, वहां से ड्रग्स जाती हैं, और यकीन मानिए जब हमने उसको बंद करवाने के लिए भी मुहिम शुरू की तो ये भी ज्ञात हुआ कि सभी सिस्टम में जो लोग हैं, अगर मैं पुलिस की बात करूं, उनको ये भी पता है कौन कौन से घर में बिक रही है, ड्रग्स जा रही है, शराब जा रही है। मतलब यहाँ पे मेरा ये कहने का मतलब है, सिस्टम को सब पता है, जिनको लॉ को इम्प्लीमेंट करवाना है उनको पता है कि कहाँ से कहाँ पे किसका कनेक्शन है, कहाँ पे कौन सा दलाल काम कर रहा है। अगर यहाँ पर फर्स्ट लेवल पे रोक दिया जाए तो यकीनन हमारे बच्चों तक वो चीज नहीं पहुंचेगी। अब आपने दूसरी बात पूछी हाई प्रोफाइल पे। जब आप एक चीज मुझे बताइए, हाई प्रोफाइल के तो कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं ना, वहां क्वालिटी वाले में आप चल देंगे। मैं तो बात कर रही हूँ झुग्गी झोपड़ियों की, उनके तो कोई कनेक्शन नहीं है, उनके तक ड्रग्स पहुंच रही है, चाहे मैं कहती हूँ किसी भी लेवल तक की पहुंच रही हो। दूसरा, आप किसी भी मॉल में चले जाइए, आप बड़े बड़े उसमें चले जाइए, आप देखेंगे ऊपर जो फूड एरिया है वहां पे हुक्का बार भी खुले हुए हैं। क्या उन हुक्का बार में बच्चों का जाना बैन किया हुआ है? नहीं, क्योंकि एज के हिसाब से कहते हैं, यहाँ तक कि स्कूली बच्चे, अगर 12th क्लास के बच्चे नॉर्मल कपड़े पहन के चले जाएंगे तो भी हुक्का बार में एंट्री मिल जाती है। ये वाला एग्जांपल मैं क्यों दे रही हूँ, क्योंकि हमने मालवीय नगर में भी एक एक्टिविटी रन की थी जिसमें हमें पता चला था वहां मार्केट में ऊपर बहुत सारे हुक्का बार खुले हुए थे, और यकीन मानिए कंचन जी, उन हुक्का बार को बंद करवाने के लिए हमें एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। और सबसे हमारे लिए आई ओपनिंग ये रहा कि प्रशासन को सब पता था। अच्छी बात है कि आप लोगों ने वो हुक्का बार बंद कराया, लेकिन उन घरों का क्या जिनके घर में हुक्का चल रहा होता है? उन फार्म हाउसेस का क्या जहां पर एक से बढ़कर एक डिजाइनर हुक्का सेटअप्स लगाए जाते हैं, जहां अलग अलग तरह के फ्लेवर्स मार्केट में बिक रहे हैं? आपने किया, एक बहुत अच्छी बात है, आप सोशल एक्टिविस्ट है, लेकिन अपराजिता जी, मेरा कंसर्न ये है कि हम इसे समाज से कैसे निकाल सकते हैं, और ये निकालना बेहद जरूरी है। एडवोकेट रेखा सिंह भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, मैं एडवोकेट रेखा सिंह का भी रुख करना चाहूंगी। मैं इसका आपकी जवाब दे देती हूँ कंचन जी। समाज से निकालने के लिए हम सबको मिलके काम करना होगा। अगर प्रशासन को पता है, पुलिस को पता है, डिपार्टमेंट को पता है कि कहाँ पे ड्रग आई है, और मैं जैसे एक एक्टिविस्ट हूँ, अगर हर व्यक्ति, हम समाज को करेक्ट करना है ना, हमने अपने बच्चों को बचाना है, अपने अपने छोटे छोटे स्कूली बच्चों और कॉलेज के हम बच्चों की बात करें, बचाना है, तो हम सबको मिलके काम करना होगा, जो बहुत जरूरी है, तभी हम क्लीनिंग प्रोसेस को शुरू कर पाएंगे। ठीक है एडवोकेट रेखा सिंह जी, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को बताइए, कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी से कुछ ड्रग्स मिलते हैं, किसी भी फॉर्म ऑफ ड्रग हो सकता है, चाहे वो चरस हो, वो गांजा हो, अलग अलग टाइप की जो चीज़ें होती होंगी, रेखा सिंह जी आप ज़्यादा बेहतर जानती हैं, उस पर क्या कार्रवाई है? कितने ग्राम्स, क्या कोई लिमिट है जो परमिसेबल है? जैसे लिकर का तो 30 ml लिकर ड्रिंक एंड ड्राइव में वो टेस्ट किया जाता है मेरे ख्याल से, कि अगर उसके ज़्यादा बियॉन्ड है तो आपसे केस रजिस्टर्ड होगा। मैं ये भी जानना चाहती हूँ रेखा सिंह जी, उन पुलिस वालों का क्या जिनको पता है कि ड्रंक एंड ड्राइव का केस है लेकिन वो पैसा लेकर छोड़ देते हैं? ये सिस्टम, ये मतलब ये एक अकेला इंसान रिस्पॉन्सिबल नहीं है। रेखा जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिएगा।
मुझे आपकी आवाज़ नहीं मिल पा रही है रेखा जी, प्लीज़ एक बार फिर से ट्राई कीजिएगा कि आप अनम्यूट करें। मैं आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, दोबारा आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगी। डॉक्टर नीतीश जी बोलिए रेखा जी। हाँ हाँ जी, सबको मेरे तरफ से राधे राधे। कंचन जी, क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आज का टॉपिक भी बहुत ही बेमिसाल है कि युवाओं को ड्रग्स की लगती हुई लत, ड्रग्स में जैसे एनडीपीएस नारकोटिक्स के बारे में बोले तो बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती है। शराब, ड्रग्स, जुआ, गेम, निकोटीन और इसमें वेब, बहुत सारी चीजें होती है। इसमें अनलिमिटेड होती है जिसकी बहुत तरीके से तस्करी भी होती है, इधर से उधर उसको लेन देन की जो प्रक्रिया होती कंटिन्यू चलती है। जैसे मैडम लोगों ने बताया गाजियाबाद एनसीआर के बारे में, उन्होंने ब्रीफ किया, बहुत अच्छा ब्रीफ किया। फिर हमारी जो नीतिशा डॉक्टर है या अपराजिता मैम है, तो इन लोगों ने भी बहुत अच्छे तरीके से बताया और उसको समझाया कि स्कूल में जैसे बच्चों का वेब, स्कूल क्या है, स्कूल की फैकल्टी को क्या है, इस चीजों पर ध्यान देना चाहिए। रही बात पुलिस की, तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो एलजी का जो नोटिफिकेशन आया है उसी पर इस मुद्दे को और बढ़ा चढ़ा के मैं समझा दूं कि क्या एक नोटिफिकेशन आया। हम वकीलों में यही आक्रोश है कि जो पुलिस है, पुलिस मैनुअल इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है कि वो जो भी गवाही ले, जो भी स्टेटमेंट ले, या अक्यूज्ड का हो या विटनेस का, जो कोर्ट में होती थी, लोगों के अंदर कोर्ट और कानून से जो डर होता था, वो भय को खत्म करने की हम न्यायपालिका या हमारे माध्यम से जो अधिवक्ता है, हम उसको पूरी कोशिश करते हैं। और ये नार्कोटिक्स का जो आज जो हमारे कोई सताए कोई बताए के माध्यम से जो बोल रहे हैं, तो इसमें पुलिस मैनुअल को तो और भी राहत मिल जाएगी और इजी तरीके से ड्रग्स का लेन देन होगा, तस्करी होगा। और इसमें सजाए भी आपने बताया कि 6 मंथ सजाए, जो 3 mm के बारे में आपने बताया कि इससे ज्यादा मिले। तो इसमें क्या है कि अगर आपकी जांच होती है कि आपने ड्रग्स लिया है या नशा किया है, जैसे बिहार में नशा है अभी बंद है, आप नशा किए तो वहां पर आपको टेस्ट में निकल गया, तो इसमें 6 मंथ तो कुछ नहीं। अगर इसमें अंडर सेक्शन की मैं अगर बात करूं, सीआरपीसी की बातें अगर मैं आपको बता दूं, 8 और अंडर सेक्शन 18 बोलता है। या फिर इसमें अगर और भी जाऊं 37 से लेकर अंडर सेक्शन की बात डीपली करूं, तो आपकी वही सारी पैनलिस्ट की बातें कि यहाँ पर ऐसे ये हो रहा, 100 किलोमीटर एरिया के में, ये सारा समाज हमारा जानता है, जिस समाज में हम रहते हैं उन्हें बिल्कुल पता रेखा है सिंह कि जी, इसीलिए मेरा ये कंसर्न भी है, जैसे कि डॉक्टर नीतिशा मल्होत्रा, रेखा जी ये कह रही थी कि बिहार में शराबबंदी है। अब ये बात तो आपको पता है, ये बात हमें पता है, ये बिहार का बच्चा भी जानता होगा कि अगर शराब चाहिए तो किसके पास मिलेगी। तो जब ये बात जग जाहिर है, तो क्या सिर्फ लीपा पोती के लिए स्टेट्स अपने आप को ड्राई स्टेट घोषित कर देते हैं? ये तो वहां की पॉलिटिकल पार्टीज और ब्यूरोक्रेसी को भी पता होगा कि वहां पर किस तरह से शराब बिक रही है, किस तरह से ब्लैक में शराब बिक रही है। देखिए कंचन जी, मैं मेरी बहुत सी मित्र हैं जो डॉक्टर्स हैं, वो खुद बताती हैं कि जितनी भी ड्रग्स हैं हमें उनको लॉक करना पड़ता है, उनके लिए साइन, थंब प्रिंट, इन सब की जरूरत होती है। तो प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ पे नहीं है कि कैसे सहूलियत से उनको पहुंचाई जा रही है चीजें। हम जानते हैं आज हर पान की शॉप पे एक सिगरेट और मसाला बहुत इजीली मिल जाता है, हुक्के का फ्लेवर बहुत इजीली मिल जाता है। उस पे सिर्फ छाप देना सरकार के द्वारा कि ये आपकी सेहत के लिए खराब है, लेकिन आपको मिलेगा इजी रूट में, तो बच्चा भी जाके खरीद रहा है। आप हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, डॉक्टर्स के क्लिनिक की बात करते हैं, चप्पे चप्पे पर शराब खाने हैं, थोड़े थोड़े किलोमीटर्स में, 1 से 2 किलोमीटर में एक शराब खाना है। तो जो चीज सहूलियत से मिल रही है, और दूसरा सोशल मीडिया, जितने भी हमारे सोशल मीडिया पे मूवीज आजकल के आ रही हैं, जो छोटे छोटे मूवीज है, वहां पे भी क्या दिखाया जा रहा है कि हर एक इंसान सिगरेट पी रहा है, नशे कर रहा है, ये तो नॉर्मल बात है। तो बच्चों को, युवाओं को क्या हम लोग मैसेज दे रहे हैं कि ये तो नॉर्मल बात है, इसमें कुछ भी बड़ा नहीं है। तो युवा तो उस तरफ अट्रैक्ट होंगे ही होंगे जो सोशल मीडिया उनको दिखाएगा। और जो आजकल के मूवीज हैं वो सबसे गलत है, स्पेशली मूवीज वो नहीं जो टॉकीज में लग रही है। डॉक्टर नीतिशा, वान्या जी मुझे एक बात बताइएगा कि अगर ये कि कई बार ये पैनल में बात उठती है और मैं समझना भी चाहती हूँ कि क्या हम हर चीज़ का ठीकरा सोशल मीडिया पर फोड़ेंगे? क्या अगर सोशल मीडिया पर यह दिखाया जा रहा है कि किसी के यहाँ लग्जरी पार्टी हो रही है, जहाँ पर कैनबिस सर्व किया जा रहा है, जहाँ पर इंपोर्टेड लिकर आ रही है, जहाँ पर ई सिगरेट्स आ रही हैं, तो उसी सोशल मीडिया पर स्पिरिचुअलिटी भी तो दिखाया जाता है, उसी सोशल मीडिया पर आपको आध्यात्म की भी चीज़ें दिखाई जाती है। अब ये तो मैं एज एन इंडिविजुअल और मेरी संस्कृति, मेरी प्रवृत्ति तय करेगी कि मुझे क्या देखना है। मैं जो देखूंगी मुझे वो फीड सामने आएगी। तो क्या हम अगर सोशल मीडिया पर स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर रहे हैं तो सोशल मीडिया का ये भी चेहरा है, लेकिन सोशल मीडिया को क्या कुछ भी गलत हो तो हम मोबाइल फोन और सोशल मीडिया को ही जिम्मेदार ठहराएंगे?
देखिए कंचन जी, टू एन एक्सटेंट यस, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, लेकिन उसके साथ और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं। कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक प्रॉपर मॉनिटरिंग करना। दूसरी बात, जैसे आजकल बहुत सारे फोन्स में डिजिटल पेरेंटिंग लॉक्स हैं, उस तरह के फीचर्स, ताकि आपके बच्चों का जो एप्स का टाइम है वो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड रहे। कहीं ना कहीं पेरेंट्स के इंटरवेंशन, राइट संस्कार देना अपने बच्चों को। दूसरी बात, मॉनिटरिंग करना। तीसरी बात, जो हम रील्स में देखते हैं, बेसिकली क्या होता है कि पेरेंट्स को बच्चों की इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी इंसान जो होता है, पहले तो उसका इजी सप्लाई बहुत ज्यादा है, जैसा अभी नितिशा जी भी कह रहे थे, लेकिन वो किस दौर से गुजर रहा है, उसकी क्या इमोशनल हेल्थ है, क्या मेंटल हेल्थ है। जैसे जो आपका क्वेश्चन था अभी कि हम वो लोग स्पिरिचुअल क्यों नहीं देखते और ये वाली चीजें देख के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखिए, जैसा हमारा जीवन चल रहा होता है उस तरह की चीजों को हम अट्रैक्ट करते हैं। कई बार हम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा लो होते हैं, सैड होते हैं, और जो यूथ है उनको बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने की आदत है, उनको चीजें नहीं मिलती हैं तो उन्हें बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेशन आती है अपनी लाइफ में, और कहीं ना कहीं उनको शॉर्टकट्स चाहिए अपनी लाइफ में। पीयर प्रेशर है, आप एक कॉर्पोरेट पार्टी में बैठे हैं, आपके क्लाइंट्स हैं, 10 लोग साथ में अगर ड्रिंक करें तो अनवांटेड प्रेशर जो होता है वो कहीं ना कहीं आता ही आता है उस चीज में। तो थोड़ा सा उन चीजों को मैनेज करना, सिचुएशंस को, कि अगर हमारे साथ कोई ऐसी सिचुएशन आई है तो हम उसको कैसे उस टाइम पर मैनेज कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके लिए आपके इमोशनल और मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आप इस तरह की सिचुएशंस को जो है बहुत डॉक्टर स्ट्रांगली नितिशा, डील जो कर बात पाओगे। वान्या जी कर रही है, जैसे कॉर्पोरेट पार्टीज की बात कर रही हैं, वो चलिए, वो तो सोशल ड्रिंकिंग है, सोशल ड्रिंकिंग पर भी हम सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन वो मेंटल हेल्थ की भी बात कर रही है। मुझे एक बात बताइएगा डॉक्टर नितिशा, क्या आज के ज़माने में जहां बच्चे तो फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उन बच्चों के माता पिता भी उतना ही या उनसे ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अवेयरनेस की कमी है, लेकिन क्या पेरेंट्स मेंटल हेल्थ को समझ पाते हैं? क्या कोई पेरेंट ये चाहेगा कि उनका बच्चा नशा करे? क्या कई तो ऐसे भी केसेस होते होंगे जहां पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि उसके बच्चे को किस चीज़ की लत लग गई है? देखिए, मेंटल हेल्थ पे तो हम बिल्कुल काम करेंगे, क्योंकि मेंटल हेल्थ को बिना पीछे छोड़े हम लोग इस तरफ जा ही नहीं सकते कि हमारा बच्चा इस तरफ जा रहा है। लेकिन जैसे कि आपने बात की कि सोशल मीडिया पर ही एक तरह से सारा वो डाल देना, या ये सही है या गलत है, आप खुद बताएं। अगर हर चीज बच्चे को इजी वे में देखने को मिल रही है, और बच्चे अध्यात्म से ज्यादा इन्हीं चीजों की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, वो कपड़ों पर, ब्रांड्स पर, टेक्नोलॉजी पर, नशे पर सबसे ज्यादा वीडियोस देखे जाते हैं आजकल। अगर इसका सर्वे भी कराया जाए तो इसकी सबसे ज्यादा वीडियोस देखी जा रही है, जबकि कंपैरिजन अध्यात्म की तरफ भी लोग जागरूक हुए हैं, लेकिन उतने नहीं जितने इन सब चीजों की तरफ है। और मैं यहाँ पे सरकार को भी पूरा पूरा वो दूंगी, सिर्फ पेरेंट्स को नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया को नहीं, कि सरकार को भी इस पे काम करना चाहिए कि किसी चीज पे लेवल लगा दिया कि ये चीज आपकी हेल्थ के लिए खराब है और उसको आप बेच रहे हो क्योंकि आपको उससे टैक्सेस बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो अगर कोई किसी भी देश की सरकार अपने युवा को बचाना चाहती है तो उनको इस पे भी काम करना चाहिए। और तो दूसरा, डॉक्टर मेंटल नितिशा, हेल्थ आपको पर क्या लगता है बहुत कि अच्छा जो इम्पैक्ट दारू पड़ता के सरकारी ठेके होते हैं वो बंद कर देने चाहिए? देखिए, कम तो करने चाहिए ना, कम बंद तो कर देने आप चाहिए। कह रहे हैं 2-2 3-3 किलोमीटर फिर पे आप बोलेंगी एक ठेका रेवेन्यू नजर आ नहीं रहा हो है। रहा है, फिर आप कहेंगी कि देश की इकोनॉमी का क्या। तो अपने अपने सेक्टर्स हैं, अपनी अपनी बातें हैं। हमारे साथ एक देखिए, कॉलर नहीं, जुड़ गए, मैं आऊंगी डॉक्टर देश नितिशा, की प्लीज एक कॉलर को मैं इकोनॉमी लेना तो चाहूंगी। हमारे साथ योगेश जुड़ गए हैं एमपी से। योगेश, आप अपनी बात रख सकते हैं। जी जी मैडम। हेलो मैडम। जी योगेश जी बोलिए। योगेश जी अपनी बात रखिए। जी मैडम, मैं कह रहा हूँ वर्तमान दौर में जो युवाओं के बीच में ड्रग्स का कहर चल रहा है। हेलो जी योगेश जी, आपकी आवाज मिल रही है, आप अपनी बात रखिए। वर्तमान दौर में जो युवाओं में ड्रग्स का कहर चल रहा है, ये अगर स्कूल कॉलेजों में दस्तक दे देगा तो हमारी युवा पीढ़ी का क्या होगा, उन बच्चों का क्या होगा, उन मासूमों का क्या होगा जिनके पीछे भविष्य का निर्माण होना है। क्या इसके लिए कोई कारगर रणनीति सरकार तैयार करेगी? बिल्कुल, ये बहुत अहम सवाल है। अपराजिता गौतम जी, इस बात पर हम चर्चा भी कर रहे थे कि स्कूल कॉलेजेस के बाहर कई बच्चे ऐसे हैं जो सिगरेट, वेप और लिकर का भी इस्तेमाल करते हैं, कई तो ड्रग्स भी ले रहे होंगे। इन सब के बीच में क्या स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ की जिम्मेदारी सिर्फ इन कैंपस तक ही रहती है कि कोई भी या किसी भी तरह का नशा प्रेमाइसेस में नहीं अलाउड है, अगर ऐसा होता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, सस्पेंड कर दिए जाएंगे, या उसके विसिनिटी में भी
स्कूल और यूनिवर्सिटी की वही प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि आप सोचिए हमारे जीवन को शेप करती है हमारी स्कूलिंग, हमारी यूनिवर्सिटी हमें डायरेक्शन देती है। कई लोग अच्छे डायरेक्शन में चले जाते हैं लेकिन कई लोग चूक जाते हैं। तो आपको नहीं लगता है अपराजिता गौतम जी कि घर तो बेहद ज़रूरी है, लेकिन स्कूल यूनिवर्सिटीज़ का भी बहुत दायित्व बनता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ मार्कशीट, सिर्फ करियर काउंसलिंग के आगे बढ़कर लाइफ की काउंसलिंग दें और उनको समझाएं कि कुछ ना भी हो पाए कोई बात नहीं, आप इन गलत रास्तों में मत जाइए। कंचन जी, इसमें मैं ये कहूंगी, स्कूल की बात हो या यूनिवर्सिटीज की बात हो, क्योंकि हमने दोनों लेवल पे देखा है, वो अपनी तरफ से ऐसे टाइम टू टाइम चेकिंग करते हैं। अगर आप स्कूल में देखेंगे, अक्सर बच्चों की इंस्पेक्शन होती है, और ये भी देखने में आया है कि बच्चों की अगर बैग में ऐसी कोई भी चीज पाई गई है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। यूनिवर्सिटीज की बात करूं, वहां थोड़ा इतना फ्रीक्वेंट नहीं होता जितना स्कूल्स में होता है, क्योंकि वो जो लेवल होता है कि वहां बच्चों की एज बढ़ गई है। बट यहाँ समस्या ये है कि जब वो बच्चे, अगर मैं कॉलेज स्टूडेंट्स की बात करूं, जब वो कॉलेज से बाहर आते हैं और जब वो अपनी पार्टीज करते हैं, वो नियर बाय किसी मॉल में जा रहे हैं, किसी भी ऐसी प्लेस में जा रहे हैं, हम अक्सर सुनते हैं हुक्का बार है, तो हुक्का बार में आप भी जानते हैं सब तरह के ड्रग्स अवेलेबल हैं। मेरा प्रश्न ये है, जैसे नितिशा जी ने और विनय जी ने भी कहा, सिंपल बात है, जब चीज अवेलेबल नहीं होगी तो ये बीमारी नहीं फैलाएगी, इसको हम बीमारी कहें। दूसरा, आपने कहा शराब बंद कर दें, नहीं तो आपके पास रेवेन्यू कैसे आएगा। देखिए, ये सरकार को सोचना होगा कि अपनी जनता को रेवेन्यू कलेक्शन के पीछे उनको मरने के लिए छोड़े, या वो जनता में सुधार चाह के नहीं, रेवेन्यू के अपराजिता लिए जी, कुछ और अगर ऑप्शन अगर ढूंढे। ऐसा है तो मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि कई स्टेट्स हैं जो ड्राई स्टेट हैं, फिर वहां पर लिकर कैसे अवेलेबल हो रही है? क्या हम हर चीज सरकार पर थोपेंगे? अरे वहां की जनता लेकर कंज्यूम कर रही है। यहाँ तक कि लेकिन आप ये बिहार कंचन की जी, बात कर रहे हैं, बिहार सिंपल में कुछ लीडर्स ये कहते हैं कि अगर आप लेकर को दोबारा से स्टेट को ड्राई स्टेट हटा दोगे तो आपको अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होगा, क्योंकि एनी विच वेज बिहार में लेकर लोग ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। तो सरकार ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन समाज का क्या अपराजिता जी? लोगों का कंचन जी, क्या? लोगों की लत का क्या? देखिए, वही वाली बात है, अगर वाकई में ड्राई स्टेट है, सरकार ने अपना काम किया, बट प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन अगर करवा देते हैं और ड्राई स्टेट को मेंटेन रखते हैं, जब मेरे पास जो चीज अवेलेबल नहीं होगी तो मैं खाना बंद कर दूंगी ना, आप खुद सोचिए। तो यहाँ पर एक वो देना पड़ेगा, बट आप कागजों में दिखाते हैं ड्राई स्टेट है, अवेलेबिलिटी मार्केट में हो रही है, मैं क्या करूंगी, मैं आराम से कहीं पर भी जाकर उसको अवेलेबल करके अपनी पार्टीज मिलूंगी, जैसे आपने हाई अपराजिता जी, प्रोफाइल हमारे साथ पार्टीज एक बताई। कॉलर जुड़ गई है अमृतसर से, भरत पाल। आप अपनी बात रख सकते हैं। भरत कुमार जी, अपनी बात रख सकते हैं आप। जी मैडम जी। भरत जी, टीवी प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। टीवी जी मैडम। बोलिए भरत जी। मैडम जी, ये तो बता रहे हैं ना कि नशा हुक्का बार में बिकता है जहाँ वहां, तो भाई सरकार की क्या जिम्मेवारी है इसमें? हेलो जी जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि जो हुक्का बार में मिल रहा है, जहाँ वो बता रहे हैं कि बच्चे ना ले, जहाँ वो ना करे, तो ये इसमें सरकार की क्या जिम्मेवारी है? सरकार क्यों नहीं पीछे से बंद करवा दी थी इसको? रेखा सिंह जी, ये एक बहुत अहम सवाल है कि ये नेक्सस आखिर दवाइयों में ऑपरेट भी कैसे मिल रहा होता है। जी जी भरत जी, मैं आप ही का सवाल ले रही हूँ। ये नेक्सस ऑपरेट किस लेवल पर होता है, कहाँ पर ये आइडेंटिफाई कैसे? क्योंकि आप तो कई केसेस ऐसे देखती होंगी जो सामने आते होंगे, ये लोग कहाँ से मिल जाते हैं, कहाँ से इनको ड्रग्स मिल जाता है? ये कौन सा नेक्सस है जो भारत में बैठकर ऑपरेट कर रहा है, जो युवाओं को बरगलाने की कोशिश कर रहा है? कई ऐसे ड्रग्स इस देश में आ जाते हैं जो बैंड हैं। कौन इसकी सप्लाई कर रहा है, कौन इसकी डिमांड कर रहा है, कौन इसके पेडलर्स हैं? रेखा सिंह जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? मेरा सवाल हाँ जी। आपको मिला? हाँ जी, हाँ, हेलो, मेरी आवाज जा रही जी है? जी, मुझे मिल रही है। हाँ कंचन जी, ये तो क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कौन इसे सप्लाई कर रहा है, कौन कहा। मैंने आपको पहले बताया कि नारकोटिक्स का जो मैंने सीआरपीसी 8 और अंडर सेक्शन 18 यही बताता है कि इसमें सप्लाई की बात होती है, वो उसके थ्रू उसको भेजता है। जैसे कि किसी भी ट्रैवल के जरिए आप देखते होंगे फ्लाइट में भी जाता है,
ड्रग्स का बहुत लेन देन से ये होता है। या फिर खेतों में भी इसकी यूपी में खेती की जाती है। आप वो खेतों में भी होते हैं, खेती होते हैं इनके ड्रग्स के, ये गांजा ये सब, चरस भांग ये सब ड्रग्स की खेती होती है जिनकी इनकी बिक्री होती है। उसको उसको क्या किया जाता है कि अननोन जगह पर ले जाया जाता है जहाँ की प्रशासन को, सबसे पहले तो मैं लचीले कहूंगी प्रशासन की बात है। बिहार की भी मैंने बात आपको बताई, क्योंकि बिहार के बारे में मैंने बहुत सारी केसेस देखे हैं। मैंने ड्रग्स पर ही, उन पर नशा पर ही बेल दिलाया, उन्हें जेल तो हो जाती है, कस्टडी तो उन्हें हो जाती है, पर उन्हें बेल ही बहुत इजी तरीके से, तो गवर्नमेंट में बहुत ये भी एक अलग मसला है रेखा जी कि जेल हो जाती है उसके बाद बेल भी मिल जाती है। ऑब्वियसली अभी सुप्रीम, मैं अपनी बातें बस बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में भी जब हमारी ग्रुप टीम काम करती थी पैनल केसेस पर, तो ड्रग्स में, उसमें बड़े बड़े ड्रग्स में, जिसमें पॉक्सो एक्ट की, जो मैं नारकोटिक्स के बारे में बोलूं, जिसमें 18 साल के बच्चे ड्रग्स करते हैं, बहुत तरह तरह के ड्रग्स, और इसमें सबसे बड़ा योगदान स्कूल की भूमिका रहती है। स्कूल, किसी तरह की स्कूल की फैकल्टी, अगर स्कूल में आप जाते हो, स्कूल को बताते हो, उससे बखूबी वो छुपाते, उनकी मिली भगत होती है, क्योंकि उन्हें ठीक है पता रेखा है जी, कि मैं अगर आऊंगी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, शांतिलाल हैं, महाराष्ट्र से हैं। शांतिलाल जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। मैडम, मेरा कहना ये है कि मैडम, जो ज्यादातर नशे का और बच्चियों का या जुए का जो कारोबार करते हैं वो सिलम बस्ती के लोग रहते हैं, झोपड़पट्टी जो बोलते हैं ना महाराष्ट्र में, सिलम बस्ती। उनको क्या पढ़ाई लिखाई होती नहीं और अज्ञानता में उनके दुरुपयोग, कुछ समझदार बुरे काम करने वाले उनका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। तो भगवान बुद्ध ने एक समय कहा था कि जब तक एक मानव दूसरे मानव का हित नहीं सोचेगा, उसको ज्ञान नहीं पहुंचाएगा, तब तक वो दुखों में ही रहेगा, कष्टों में। तो आज हमारे क्या फिल्मों का इम्पैक्ट रहता है, डॉक्टर नितिशा मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन एक और कॉलर जुड़ गए हैं, आकाश हैं गोंडा से। आकाश, आप अपनी बात रख सकते हैं। मैम, मेरा ये सजेशन था कि जैसे मैं देखता हूँ कि जो भी स्कूल के बच्चे हैं वहाँ पे बेसिकली ये जो ड्रग का एडिक्शन है ये ज्यादा जोर पकड़ता है। अब मैं कॉर्पोरेट लेवल पे अगर देखूं तो हमारे जो सेमिनार कराते हैं, जो हमारा कॉर्पोरेट है, उस तरीके से जो एनजीओ हैं स्कूल में क्यों नहीं जा करके सेमिनार कंडक्ट करवाते हैं, जहाँ से उनको ये दिखाया जाए कि अगर वो ड्रग लेते हैं तो उसका इम्पैक्ट आगे चल करके क्या पड़ेगा। क्योंकि शुरू में वो सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं और उसके बाद वो एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत अहम बात आकाश जी यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर नितिशा, एक बात बताइएगा मैम, क्योंकि आप फिल्मों की बात कर रही थी, हम सेलिब्रिटीज को आइडलाइज करते हैं, हमें लगता है कि हम शायद उनकी तरह हो सकते हैं, हम एक पैरेलल वर्ल्ड में जी रहे होते हैं। डॉक्टर नितिशा, जब हम सिनेमा देखते हैं, सिनेमा का इतना पावर होता है कि वो आपको कुछ देर के लिए उस वर्ल्ड में लेकर जाता है जहां आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हो और आप पूरे उसमें लीन हो जाते हो। तो आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड में, या अब तो आप ओटीटी पर तरह तरह की हर जगह की फिल्में और सीरीज देखती हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है? जिस तरह की पार्टियां हम वहां देखते हैं, हम शायद उन्हें इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, हम शायद ऐसा ही एस्पायर करते हैं कि शायद लग्जरी लाइफ यही होती होगी कि ड्रग्स लेना, लिकर लेना, सिगरेट फूकना, वेप करना, नशे करना। जी कंचन जी, जितनी भी आप हिट मूवीज देखिए जहाँ पे युवा सबसे ज्यादा उस मूवी को हिट कर रहे हैं, तो आप वेब सीरीज देख लीजिए, यहाँ पे जो नशे से संबंधित चीजें हैं वो दिखाई जाती हैं और बहुत नॉर्मल फॉर्म में दिखाई जाती हैं। हमने हिट मूवीज की अगर मैं बात करूं तो एनिमल मूवी बहुत हिट हुई थी, बच्चों ने बहुत, युवाओं ने बहुत पसंद की थी। आप सब मूवीज या वेब सीरीज में देख सकते हो, गंदे सीन दिखाना या नशे से संबंधित जो सीन दिखाना, तो युवाओं को तो यही चीज अट्रैक्ट करेगी। उनको अध्यात्म में और नशे में अभी समझना बाकी है कि कौन सा उनके जीवन के लिए अच्छा है। तो बच्चों को आप एकदम से आध्यात्मिक नहीं बना सकते हैं, हम उनके अंदर धीरे धीरे संस्कार को पैदा करते हैं। बट बच्चा देख क्या रहा है, उसके दोस्त क्या बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया क्या दिखा रहा है, वो जिन हीरोज को पसंद करते हैं वो उनको क्या दिखा रहा है, तो सब कुछ उनकी मानसिक स्थिति पे असर डालता है। और वेब सीरीज, इनके तो मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि सीन भी बहुत गंदे होते हैं जो परिवार के साथ बैठ के नहीं देखे जा सकते, और इनमें जो नशे की चीजें दिखाई जाती है वो भी बहुत गलत दिखाई जाती है। मैं सब वेब सीरीज की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मोस्टली 80% वेब सीरीज। डॉक्टर नितिशा, बहुत अहम बात आप बोल रही हैं कि वेब सीरीज परिवार के साथ बैठकर देखी ही नहीं जा सकती। एक वक्त हुआ करता था जब हम सब डिनर के टाइम पूरी फैमिली एक साथ बैठकर एक ही सीरियल, एक ही न्यूज़, एक ही चैनल देख रही होती थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला, कमरे बदलते गए, टीवियाँ बदलती गई,
हम सबका अपना इंडिविजुअल प्रेफरेंस हो गया और कहीं ना कहीं अब ये सारी बातें फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, तमाम चीज़ों से जुड़ी हुई रहती है। वान्या आर्य जी, मुझे एक बात बताइए, कहते हैं अंग्रेजी में आई एम हाई ऑन लाइफ। हाई कहते हैं जो लोग मेरे ख्याल से नशा करते हैं, आई एम हाई ऑन कोकेन, आई एम हाई ऑन MDM। क्यों लोग हार्ड वर्क को लेकर हाई नहीं होते हैं? क्यों लोग बैलेंस डाइट को लेकर हाई नहीं होते हैं? क्यों लोग डिसिप्लिन को लेकर हाई नहीं हो पाते हैं? क्यों लोग पैसे कमाने को लेकर हाई नहीं हो पाते हैं? इनको ये क्यों नहीं, आजकल के बच्चों को, क्योंकि ये सामाजिक चीज़ें हैं वान्या जी। सरकार पर चीज़ें बोल देना, हमारा अपना ओपिनियन होगा, बिल्कुल सरकार और प्रशासन को काम करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है अगर आपका घर के बच्चे में ऐसे कोई गलत ट्रेट आ गया है तो आप भी उतने ही, आप बहुत जिम्मेदार होते हो। आपके नेबर में आ गया है तो भी आप जिम्मेदार होते हो। समाज के तौर पर हम आज अपने बच्चों को क्या नहीं सिखा पाए हैं कि क्यों नहीं आप लाइफ में पैसों को लेकर हाई होते हैं, क्यों नहीं आप कमाने को लेकर हाई हो रहे हैं, क्यों नहीं आप हार्डवर्क को लेकर हाई हो रहे हैं, आप फिटनेस को लेकर भी तो हाई हो सकते हैं। I completely echo with what you're saying, कंचन जी। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या है कि जो भी नेगेटिविटी होती है ना, वो समाज में सबसे पहले बिकती है। आज अगर पूरा दिन हम जेन जी की काउंसलिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका माइंडसेट हम लोगों से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। वो हार्डवर्क नहीं करना चाहते, वो शॉर्टकट्स देखते हैं, वो सक्सेस देखते हैं। आज भी इमोशनल हेल्थ इंडिया में, आज भी साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के बाद पास जाना एक बहुत बड़ा टैबू माना जाता है। क्यों मेंटल हेल्थ को यहाँ इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती? क्यों इमोशनल हेल्थ को? क्यों पेरेंट्स बच्चों के फ्रेंड्स नहीं बनते? क्योंकि कहीं ना कहीं जनरेशन गैप आता है, तब वो इन चीजों को अपनाते हैं। वो बहुत चीजें अपने पेरेंट्स से शायद ओपनली नहीं डिस्कस कर पाते। कई बार फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कई बार फैमिली के पीयर प्रेशर होते हैं, कई बार हम फिट इन नहीं हो पाते हैं किसी ग्रुप में। सोसाइटी प्रेशर, द कंपनी इन विच वी रिसाइड, जैसी हमारी कंपनी होती है वैसे हम बनते हैं। कहीं ना कहीं दोस्त भी कई बार कहते हैं कि चलो यार तुम भी हमारे साथ चलो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। तो कहीं ना कहीं जस्ट टू प्रूव योरसेल्फ बेटर, तो इस प्रेशर में भी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है, डेफिनेटली, नो डाउट। सप्लाई का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि चीजें जब सप्लाई ही नहीं होगी, हमारे पास ही नहीं होगी, तो हम उन्हें कैसे एक्सेस करेंगे? एक्सेसिबिलिटी बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन हम पूरा दोष जो है एक्सेसिबिलिटी और गवर्नमेंट को नहीं दे सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें, मुझे लगता है कि हम सेल्फ भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, जब हमें सही गलत का पता है तो हम उस चीज को क्यों चुनते हैं, उस चीज को हम क्यों अपनाते हैं? तो कहीं ना कहीं वेब सीरीज, मूवीज, बॉलीवुड, जो लोग हमारे रोल मॉडल होते हैं, जब वो ये इन सब चीजों की एड्स करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका बहुत इन्फ्लुएंस आता है। जो रील्स हम देखते हैं उसका इम्पैक्ट हमारे नर्वस सिस्टम पे बहुत आता है। आप एक दिन रात को 10 सैड रील्स देख के सो जाना और आप सुबह उठना, और आप 10 पॉजिटिव रील्स देख के सोना और आप सुबह उठना। जो आज इतने इंसोम्निया के केसेस आ रहे हैं, स्लीपलेसनेस के केसेस आ रहे हैं, हमारा यूथ जो रात को लेट सोना, और कहीं ना कहीं मैं सारी गलती गवर्नमेंट पे नहीं डालूंगी, मुझे ऐसा लगता है नाइट शिफ्ट्स, उनके प्रेशर्स, उनके कॉर्पोरेट प्रेशर्स, उनका मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल है। जब उनको रात के 2-2, 3-3 बजे तक जागना पड़ता है, वो शिफ्ट्स में काम करते हैं, क्लाइंट डीलिंग, बहुत सारा प्रेशर होता है, ऑफिस का, कॉर्पोरेट का प्रेशर होता है। तो आप लोग, अगर कोई ऐसा बन रहा है तो वो क्यों बन रहा है, उसके सर्कमस्टांसेस को समझना इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद उसको इम्प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या एक्चुअली जिंदगी में प्रॉब्लम्स आ रही है। अपराजिता जी, तो सर्कमस्टांसेस हम बहुत तो इस इंपॉर्टेंट बारे है। में चर्चा कर रहे हैं कि क्यों युवाओं को लत लग जाती है, क्या होता है, क्या केसेस होते हैं, क्या नहीं होते हैं, लेकिन मैं अपने डिबेट को अब उस ओर लेकर जाना चाहती हूँ जहां हम समाधान पर बात करें। अपराजिता जी, आपको क्या लगता है, अगर कोई व्यक्ति, कोई हमारे घर में कोई हमारा नोन हो, जिसको हम देख रहे हैं कि किसी बुरे नशे की लत लग गई है, वो किसी भी फॉर्म का बुरा नशा हो सकता है, हमें क्या करना चाहिए? एज अ सोसाइटी हमें क्या करना चाहिए? हमें उसे कैसे काउंसल करना चाहिए? हमें उसे कैसे समझाना चाहिए? हमारा पेशेंस उसके पेशेंस से कितना ज्यादा होना चाहिए? कंचन जी, इसमें मैं आपके जवाब में 2 चीज कहूंगी। सोसाइटी से पहले फैमिली आती है। फैमिली में जहाँ पे पेरेंट्स होते हैं, तो पेरेंट्स को खुद काउंसलिंग करवाने के अलावा जो प्रोफेशनल्स हैं वानिया जी जैसे, इनके पास बच्चों को लेके जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो पेरेंट्स नहीं समझ सकते, ना वो समझा सकते हैं। तो वो बेटर है वो उन अपराजिता जी, काउंसलर्स के एक पास सेकेंड जाएं। आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ एक कॉलर निखिल जुड़ गए हैं, मैं आऊंगी आपके पास। सॉरी टू इंटरप्ट यू। निखिल जुड़ गए हैं होशियारपुर से। निखिल, आप अपनी बात रख सकते हैं। मैम, मेरा सवाल ये है कि जो हम देखते हैं कि जो एडिक्टेड लोग हैं, जो युवा नशे की लत में फंस जाते हैं, तो उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि उनकी बहुत कमी है, और अगर जो है भी वहाँ सुविधाएं नहीं हैं,
प्रॉपर वहाँ पे उनको रिहैब कैसे किया जाए और कैसे उनको इस दलदल से बाहर निकाला जाए, कहीं कहीं बहुत कमी है इसकी। तो उसके लिए अगर कोई ऐसा है जो एडिक्टेड है तो उसको किस सेंटर में भेजें और किस तरह से उनको सही ट्रीटमेंट दिलवाएं जिससे वो इस नशे के दलदल से बाहर निकल पाए, ये बड़ा सवाल है आजकल। हम इसकी तो बात कर रहे हैं कि नशा बढ़ रहा है, तरह तरह के नशे बाजार में आ गए हैं, युवा उसकी लत में है, लेकिन अगर फंस गया है तो उनको इससे कैसे बाहर निकालें, ये बहुत बड़ा सवाल है जिस पर लोग बात नहीं कर रहे हैं। बहुत अहम सवाल पूछा है निखिल ने। और अपराजिता जी, मुझे लगता है ये सिर्फ निखिल का सवाल नहीं है, ये बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि रिहैब सेंटर्स तो बना दिए जाते हैं, कई प्राइवेट रिहैब सेंटर्स हैं। एक बार मैं स्टोरी कर रही थी अपराजिता जी, और मैंने उनसे पूछना चाहा कि क्या कॉस्ट है, तो वो कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो वो कौन सी जगह है? क्या रिहैब सेंटर्स जो प्राइवेट बन गए हैं, क्या वो भी एक फैशन है ये दिखाने का, एक एलीट क्लास को स्टेटस में दिखाने का कि आपने अपने बच्चे को इससे निकालने के लिए कौन से रिहैब सेंटर में भेजा है? क्योंकि वहाँ तरह तरह के प्रोग्राम्स है, वो लग्जरी रिहैब सेंटर्स बने हुए हैं अपराजिता गौतम जी, लग्जरी लेवल के। जैसे आजकल लग्जरी हॉस्पिटल्स बनते हैं वैसे ही लग्जरी रिहैब सेंटर्स बने हुए हैं। उसकी फीस हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, वो फार्म हाउस की पार्टीज वाले लोग अफोर्ड कर पाएंगे, लेकिन क्या कोई गवर्नमेंट रिहैब सेंटर्स हैं हमारे यहाँ? और अगर हैं, जैसा कि निखिल कह रहे थे, तो उनकी व्यवस्थाएं बहुत बुरी है। तो हर लेवल पर कमियां कैसे आ रही हैं अपराजिता जी? मैं कंचन जी पहले तो अपने वो बात को कंटिन्यू करती हूँ। पहले तो है कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, उनको प्रोफेशनल काउंसल्स के पास लेके जाना चाहिए। फिर आपने सोसाइटी का पूछा, यस, सोसाइटी में अगर मुझे कुछ चीज गलत दिख रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट के ऐसे होने चाहिए जहां पर एक कंप्लेंट में आप पे उस पर कार्रवाई हो। यहाँ पर एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे जो मुझे लगता है हर नागरिक की भी जिम्मेदारी है कि गलत चीज को देखें, वो तुरंत कंप्लेंट करें। और यहाँ पे यस, ये मैं कहूंगी कि नागरिक की जो है, आप जो आइडेंटिटी को आप डिस्क्लोज नहीं करें, विभाग उस पर कार्रवाई करे जिसमें हम लगाम लगा सकते हैं। अब दूसरा आपने रिहैबिलिटेशन सेंटर्स का पूछा, मुझे ऐसा लगता है कि वान्या जी ऐसे केसेस रोज देखती होंगी, वो इसका बेटर आंसर दे पाएंगी। वान्या जी, क्या आप बता सकती है कि क्या कल्चर चल रहा है रिहैब सेंटर्स का? ये प्राइवेट रिहैब सेंटर्स इतने एक्सपेंसिव क्यों होते हैं? देखिए, बहुत सारे स्टेट्स में अलग अलग तरह के रिहैब सेंटर्स हैं। देहरादून में काफ़ी अच्छे सेंटर्स हैं, और भी कई स्टेट्स में काफ़ी सेंटर्स हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि उससे पहले जो है पेरेंट्स को ओपन अप होना पड़ेगा, बच्चों को कन्विंस करना पड़ेगा कि अगर कोई साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है या अगर कोई साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है, कोई मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास जा रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि इंडिया में उसको देखा जाता है कि वो पागल है इसलिए वो ऐसा जा रहा है। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखिए आपके घर की क्या स्थिति है, किन सर्कमस्टांसेस हैं। आपके घर में कहीं रोज लड़ाई तो नहीं होती है, आपके घर में कहीं फादर जो है वो मदर को मारता तो नहीं है। चाइल्डहुड ट्रॉमेटिक मेमोरीज कितना बड़ा रोल प्ले करती हैं, आपका सबकॉन्शियस लेवल की, आपकी अपब्रिंगिंग, आपके घर का टॉक्सिसिटी। तो रिहैब जाना कुछ भी वो नहीं है, और काफी सारे सेंटर्स अवेलेबल हैं जिन पर काफी अच्छी फैसिलिटीज हैं। यस, उसमें कुछ सेंटर्स एक्सपेंसिव भी हैं, कुछ सेंटर्स ऐसे भी हैं जो अफोर्डेबल हैं, लेकिन इसमें ये भी डिसाइड होता है कि बहुत बार क्या होता है कि क्लाइंट विलिंग ही नहीं होता वहां पर जाने के लिए, वो एक्सेप्टेंस ही नहीं आती कि मुझे किसी साइकेट्रिस्ट की जरूरत है या मुझे किसी साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। तो सबसे पहले तो अपने अंदर वो, मैं सभी यूथ को बोलती हूँ कि अपने अंदर वो एक्सेप्टेंस लाना जरूरी है कि अगर कोई मेंटल हेल्थ है तो इट्स ओके, मतलब इसमें गलत क्या है यार? अगर हम किसी मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं तो इसमें एक्सेप्ट करने में क्या है? क्या मतलब इसमें क्या है कि आप क्यों नहीं जा सकते एक काउंसलर के पास, एक साइकेट्रिस्ट के पास, एक साइकोलॉजिस्ट के पास? सबसे पहले हमारी इनर एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर मैं किसी ऐसी लत में गॉड फॉरबिड पड़ गया हूं तो मैं उससे बाहर भी तो निकलना पड़ेगा ना। सारी डॉक्टर नितिशा, क्या आपको नहीं लगता है कि क्योंकि हम समाज की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम घर परिवार की बात कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि एक घर भी तो रिहैब सेंटर बन सकता है? माता पिता भी तो अपने बच्चे को गाइड कर सकते हैं। अगर उसे बुरी लत लगी है तो उसकी पिटाई किए बिना, उसे बुरा बोले बिना, इस बात को बच्चों से पहले तो मुझे लगता है पेरेंट्स को एक्सेप्ट करना चाहिए, और उसे अपना पेशेंस लूज किए बिना एक सही रास्ते पर तो माता पिता भी तो ला सकते हैं। क्या घर एक रिहैब सेंटर नहीं बन सकता है डॉक्टर नितिशा? जी कंचन जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि हर घर एक रिहैब सेंटर बन सकता है अपने बच्चों की हर तरह की तकलीफ के लिए, नॉट कि नशा मुक्ति के लिए। पहली बात, मैं आपको 2-3 पॉइंट्स
जरूर बोलना चाहूंगी कि जैसे कि आज हमारी जॉब्स की या हमारे कामों की बात मैं हो रही आऊंगी है, वान्या जी आपके पास। परिवार की बात हो रही है, तो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि परिवार में महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ चुकी हैं, हर मेल में भी और फीमेल में भी, कि वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के चक्कर में अपने बच्चों को पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं। दूसरा, अगर देते भी हैं तो ये बात बिल्कुल वान्या जी ने सही की कि टैबू समझा जाता है उनको, अगर हम मानसिक चिकित्सा के पास लेके जाते हैं या रिहैब सेंटर्स लेके जाते हैं। तीसरी जो पॉइंट है कि अगर हम सरकारी रिहैब सेंटर्स की बात करें तो आप फैसिलिटीज इतनी अच्छी क्यों चाहते हो? वो आपको पूरा मेडिकल वो तो दे रहे हैं ना, आपको अगर होटलों जैसी फैसिलिटीज चाहिए तो फिर आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार हमें हर सहूलियत तो नहीं दे सकती ना, क्योंकि उनके पास डॉक्टर्स वैसे होंगे, उनके पास उतना बजट होगा। तो प्लीज इसमें हम सरकार को या और चीजों को वो नहीं कर सकते। इसमें जो सरकार, फैमिली और समाज तीनों को मिलके काम करना पड़ेगा, तभी हम नशे से मुक्ति को पा सकते हैं। दूसरा, अगर हम गीता पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं या फिर जपजी साहब, सुखमनी साहब पढ़ते हैं, उसमें भी नशे के लिए बुरा ही बोला गया है, कहीं पर भी नशे के लिए अच्छा नहीं बोला गया। गीता में भी ये लिखा है कि जो नशा करता है जो शरीर, वो अपने शरीर के लिए बुरा कर रहा है, अपनी आत्मा के लिए बुरा कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें सभी को एक साथ मिलके काम करें, ये तभी वो कुछ अच्छा मुद्दे हो होते सकता है। हैं डॉक्टर नताशा, जहां हमें, आपको, बच्चे, माता पिता, छोटे बड़े, सरकार, समाज, हम सबको जनहित के बारे में सोचना होगा। गरिमा हमारे साथ जुड़ गई हैं लखनऊ से। मैं गरिमा आपकी राय लेना चाहूंगी, अपनी बात रखें गरिमा। मेरा सवाल ये है कि जब हमें मना किया जाता है, बैन लगाया जाता है सरकार द्वारा, तो फिर भी ये स्कूल और बाकी जगह पे इतना इजीली कैसे अवेलेबल है? ये एक बहुत अहम सवाल है रेखा जी, मुझे लगता है इस पर थोड़ी लाइट थ्रो कीजिएगा कि अवेलेबिलिटी कैसे है। और मैं तो ये बात भी पूछ रही थी रेखा जी कि जो चीज़ें बैंड है वो कैसे अवेलेबल है। कंचन जी, क्वेश्चन तो यही आएगा, आवाम जितने भी है, जो हमारे पब्लिक है, ये तो क्वेश्चन पूछेंगे ही, उनके मन में दुविधा है। ये चीजों की मैंने बोला कि इनकी तस्करी, इनकी खेती होती है यूपी में मैम, ये भी मैं बता दूं। और बहुत इजी तरीके से रिवेन्यू की जो आपने बात कही, जहाँ पर शराबबंदी है, वहां पर सरकार, मैम ने बताया, हमारी काउंसलर वानिया जी, नीतिशा जी ने बताया, अपराजिता जी ने बताया, तो सारी बातों का और हमारे कॉलर गरिमा जी की बातों का यही तो मैं बोलना चाहती हूँ कि ये जो जितने भी नार्कोटिक्स ड्रग्स के बारे में हम लोग बात करें, ये एक मानसिक बीमारी है। और इस मानसिक बीमारी से, और हमारे जितने भी ह्यूमन है, बच्चे है, युवा है, या फिर पॉक्सो के अंदर जो स्कूल की हम लोग बात कर रहे हैं, या कॉलेज में बात युवाओं की आ जाती है, अंडर एज से ऊपर हो जाते हैं, तो इसमें न्यायपालिका ने तो शिकंजा कसा है, लेकिन इसमें जो पुलिस प्रशासन है उनकी मिली भगत है। और बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि जहां पर शराबबंदी है, वहां पर अब देखिए कि अभी असेंबली इलेक्शन आ रहे हैं, असेंबली इलेक्शन में पार्टियां आ रही है बढ़ चढ़ के, पार्टियां बोल रही है कि हम तो इन्हें रिवेन्यू कराएंगे जी, हमारा तो ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। ये तो बहुत ही डिपली बातें हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मेरे से आप पूछती हैं, हमारे माध्यम से हमारे कॉलर पूछते, जो उम्मीद लगाएं, ये एक तस्करी का ही बहुत ही झोल झाल वाला मामला है। जिस सुप्रीम पर कोर्ट ने कड़े इसकी कदम अख्तियार करने की बेहद जरूरत है। वान्या आर्य जी, एक बात बताइएगा, क्या ड्रग एडिक्ट होना एक मेंटल इलनेस है? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब एक इंसान जो होता है ड्रग एडिक्ट हो जाता है, तो उसका जो ब्रेन होता है, उसका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो सही गलत को जज नहीं कर पाता है। उसके बाद जब एक बार वो एडिक्शंस में आ जाता है, उसको राइट रॉन्ग का समझ ही नहीं आता, वो अपनी प्रॉब्लम से भाग रहा होता है, तभी वो इन सब एडिक्शंस में जा रहा होता है। तो कहीं ना कहीं उस टाइम पर ये कहीं ना कहीं एक मेंटल हेल्थ की इलनेस की एक प्रॉब्लम आती है, बिकॉज इसके पोस्ट सर्कमस्टांसेस बहुत हैं। ऐसे में बंदा एंग्जाइटी में जाएगा, ऐसे में बंदा डिप्रेशन में जाएगा, ऐसे में बंदा सेल्फ हार्म टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती हैं इस तरह के लोगों में। ये किसी को कुछ नहीं कहेंगे, बट सबसे पहले ये अपना हार्म करते हैं। तो इन लोगों की मॉनिटरिंग जो है, मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने बच्चों को प्लीज थोड़ा सा मॉनिटर करो, उनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करो। बच्चे
छोटे हैं तो आप खास तौर पे ज्यादा मॉनिटर करो। और अगर आपसे बच्चे नहीं सुनते हैं, जैसे अभी कंचन जी आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या घर एक रिहेबिलिटेशन सेंटर बन सकता है, घर बिल्कुल बन सकता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपने पेरेंट्स से बच्चे जो है इतने ज्यादा ओपन नहीं होते हैं। जैसे एक डॉक्टर अपने परिवार की सर्जरी करने से उसके हाथ पैर कांपते हैं, जब उसका अपना बंदा होता है वो अपने घर वालों से ड्राइविंग नहीं सीख पाता क्योंकि उसे डर लगता है मेरे साथ वाले हर्ट ना हो, तो बच्चे आधी बातें पेरेंट्स को नहीं बताते। एज अ चाइल्ड काउंसलर मैं आपको बस एक मिनट और लूंगी। उसमें क्या होता है, जब भी हम बच्चों की काउंसलिंग करते हैं तो पेरेंट्स का फीडबैक और बच्चों का फीडबैक कभी भी मैच नहीं करता, तो हमें हमेशा 2 राउंड्स लेने पड़ते हैं। पेरेंट्स की अलग काउंसलिंग करनी पड़ती है, बच्चों की अलग काउंसलिंग, क्योंकि बच्चे हर चीज माँ बाप को बताते नहीं है और उनकी वर्जन कभी मैच ही नहीं कर रही होती है। और बहुत बार बच्चे इसलिए नहीं बताते, मम्मी टेंशन लेंगी, पापा टेंशन लेंगे। जब कोई थर्ड पार्टी होता है जहां पर उनको लगता है कि ये हमें जज नहीं करेगा, मैं ओपनली सब कुछ डिस्कस कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। तो जैसे डॉक्टर अभी नितिशा, अपराजिता जी भी कह रहे थे, डॉक्टर नितिशा जी, नितिशा, जो भी ये पैनलिस्ट बात की जा रही तो है कि पेरेंट्स और बच्चों में फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए, मैं भी बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन डॉक्टर नितिशा ऐसी वो तमाम बातें ज़रूर रही होंगी हम सबकी लाइफ्स में जो हमने शायद अपने पेरेंट्स से डिस्कस नहीं की हो और हम सेल थ्रू कर गए हैं अपनी लाइफ में। तो ये बैलेंस बना पाना, ये क्या आजकल की पेरेंटिंग इतनी डिफिकल्ट हो गई है डॉक्टर नितिशा कि वो बैलेंस बन ही नहीं पा रहा है? देखिए कंचन जी, आपका जो हम लोगों का टाइम है, अगर हम उस टाइम पे भी जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम अपने पेरेंट्स से हर तरह की बातें कर लेते थे, हम भी नहीं कर पाते थे। आज के बच्चे बल्कि खुले हुए हैं, हमसे ज्यादा तो वो खुले हुए हैं। हम तो इतनी बातें भी नहीं कर पाते थे जो आजकल के बच्चे कर लेते हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। हम अपने बच्चों को सिर्फ महत्वाकांक्षी बना रहे हैं, उनमें अध्यात्म और संस्कारों को कम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है कि पूजा कैसे करनी है, संस्कारों को कैसे मानना है, तो टाइम नहीं है। प्रॉब्लम टाइम की है, क्योंकि पहले लेडीज घर रहती थी, घर को चलाती थी, बच्चों पे पूरा टाइम देती थी, और एक जेंट्स बाहर कमाने ब्रेड को लेने जाता था। अब क्या कर रहे हैं, दोनों ही ब्रेड लेने जा रहे हैं, तो घर कौन देखेगा? क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज भी तो बड़ी है ना, या तो एक संयुक्त परिवार में जहाँ पे दादा दादी हैं, नाना नानी है, और भी फैमिली मेंबर है, बच्चे को देख लेते हैं। डॉक्टर नितिशा, मैं आपकी इस बात पर आऊंगी और मैं इस पर आपसे सुझाव भी लूंगी कि आजकल के न्यूक्लियर परिवारों को करना क्या चाहिए, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं राजस्थान से। राजेंद्र जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, आप अपनी बात रख सकते हैं। जी, मेरा ये कहना है मैम के गवर्नमेंट को नशे की जितनी भी वस्तुएं बैन कर देना होगा, उसको पुलिस और प्रशासन, स्कूल मैनेजमेंट और अभिभावक द्वारा नई युवा पीढ़ी को लगातार कॉन्फिडेंस में लेकर जीवन मूल्यों की शिक्षा को बढ़ावा देना होगा और लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, हर सरकार अपना काम करती है। कोई सरकार चाहेगी नहीं कि ड्रग्स बिकें या युवा उस ड्रग्स के आदी बने। कोई भी सरकार, रिस्पेक्टिव ऑफ वो किसी की भी पार्टी की सरकार क्यों न रहे, चाहे वो स्टेट हो, सेंटर हो, कोई सरकार, कोई माँ बाप ये कभी नहीं चाहेगा कि उनके बच्चे या इस देश का युवा, इस देश का भविष्य किसी नशे की लत में आए। डॉक्टर नितिशा, मैं आपसे उस सवाल पर दोबारा आऊंगी और मैं पूछूंगी, क्योंकि कई बार इस बारे में जिक्र हुआ है। हर दिन हम ऐसा शो और ऐसा टॉपिक उठाते हैं जिसका सरोकार सीधे देश की जनता से होता है। तो कई हमारे पैनलिस्ट ये कहते हैं कि आजकल अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो वो इसलिए हो रही है क्योंकि फैमिलीज न्यूक्लियर हैं, वो इसलिए भी हो रही है क्योंकि मदर वर्किंग है। तो क्या करना चाहिए? देखिए कंचन जी, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में भी मोबाइल है, बच्चों के हाथ। अगर हम काम कर रहे हैं तो वो कौन सी वेब सीरीज देख रहा है, वो कौन सी चीजों को देख रहा है, हमें नहीं पता। तो मॉनिटरिंग तो बहुत जरूरी है, चाहे आप न्यूक्लियर रहो और चाहे आप ज्वाइंट फैमिली में रहो, मॉनिटरिंग बच्चों की बहुत जरूरी है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि आज जो हम बच्चों में मानसिक स्थितियों को देख रहे हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, आंखों का बहुत जल्दी कमजोर होना, और सबसे बड़ी बात ये बिल्कुल सही है कि आज हम अगर उनको डॉक्टर्स के पास ले जाते हैं तो वो कहते हैं हम पागल नहीं है, हम क्यों जाएंगे साइको के पास या इन डॉक्टर्स के पास। तो ये टैबू खत्म होना चाहिए, और पेरेंट्स को दोनों, चाहे वो मदर है और वो फादर है, दोनों को अपने बच्चों पे आखिरी के 2 मॉनिटरिंग मिनट बहुत बचे हैं, मैं जल्दी से क्लोजिंग कमेंट्स देना चाहूंगी। डॉक्टर नितिशा, वान्या जी, आपको क्या लगता है, आपको नहीं लगता है कि एक ये रूटीन बना लेना चाहिए? जैसे हम हेल्थ चेकअप्स कराते हैं, होता है ना, एनुअल हेल्थ चेकअप आप करा रहे होते हो, जिसमें आपका ब्लड टेस्ट होता है, विटामिन डी, तरह तरह की चीज़ें, तरह तरह के अलग अलग टेस्ट होते हैं। रूटीन टाइम आप चेक करते हो कि आप फिजिकली इंटरनली फिट हो या ना हो। मुझे लगता है शायद ये रूटीन होना चाहिए जब हम जाएं, किसी काउंसलर से मिलें, किसी साइकाइट्रिस्ट से मिलें और समझें कि आर वी मेंटली ओके और नॉट। इस चीज़ को हमें नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है।
मान्या जी मुझे अनम्यूट लगता प्लीज। है हाँ जी, बोलिए बोलिए, मुझे मिल रही है आपकी आवाज। ये बहुत अच्छा, हाँ ये बहुत अच्छा टॉपिक है और मुझे ऐसा लगता है कि सभी स्ट्रीम्स में मेंटल हेल्थ की जो एजुकेशन है वो बहुत जरूरी है। एज अ मैंडेटरी सब्जेक्ट जो है वो इनकलकेट होना चाहिए, इम्बाइब होना चाहिए, चाहे वो स्कूल्स हों चाहे वो कॉलेजेस हों। और मेंटल हेल्थ एक्सेप्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज जो लाइफस्टाइल है वो इतना फास्ट है, पेरेंट्स दोनों वर्किंग हैं, जॉब्स नहीं छोड़ सकते, एक्सपेंसेस बहुत हाई है। तो करंट सिचुएशन को देख के, प्रैक्टिकलिटी को देख के मुझे लगता है इस मेंटल हेल्थ के टॉपिक पर बहुत ज्यादा एजुकेशन और अवेयरनेस की जरूरत है कि हर इंसान जो पागल है सिर्फ वही साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाएगा। एंजाइटी डिप्रेशन इज नॉर्मल एंड वी हैव टू एक्सेप्ट that it is really a normal mental health condition, and even if you are going through, it's really okay. You can definitely take help of some counselors, psychiatrists or psychologists. बहुत आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अपना समय देने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण टॉपिक पर इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन देने के लिए। अगर आपको जीवन में हाई होना ही है तो ड्रग्स पर हाई मत होइए, लाइफ में हाई होइए, डिसिप्लिन पर होइए, स्पोर्ट्स पर होइए, एकेडमिक्स पर होइए, वर्कआउट पर होइए, फिटनेस पर होइए, हेल्थ पर होइए, हार्ड वर्क, पैसे कमाने पर होइए, लेकिन नशे से दूर रहिए, क्योंकि आप इस देश का भविष्य हैं। इस देश को बहुत उम्मीदें हैं हमारे देश के युवाओं से। इसी के साथ मेरे साथ आज इस चर्चा में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी अहम मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए इंडिया डेली।